चलिए देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें हम लोग पढ़ने जा ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क। हाँ बेटा, हेलो। सर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए? हाँ बेटा, तो मैं सेंड कर दूंगा ना आपको, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क। ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क। जैसे हम लोगों ने कल दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था। मोशनल ईएमएफ में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर यदि उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वह ईएमएफ किसके इक्वल होता है? तो E इक्वल टू माइनस बी एल वी के इक्वल होता है। E इक्वल टू माइनस बी एल वी के इक्वल होता है। एक और भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक और कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यदि किसी रॉड को या किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर उसको रोटेट कराया जाता है तो उसमें भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो वहां भी हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया था। इसके साथ ही साथ उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन भी पता किया था, उसकी पोलैरिटी भी पता किया था। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क। मान लीजिए कि कोई एक डिस्क है और वह डिस्क सर्कुलर डिस्क है, और वह डिस्क यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करती है तो उसमें कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कंसीडर करिए, यह एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और यह मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर। मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यह परपेंडिकुलर इनवर्ड है, जो बोर्ड के अंदर जा रही है। इस तरह से यह मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड है, ये ऐसा है। और यह जो जयेश नहीं। हाँ बेटा बोलिए। जयेश नहीं सर। हाँ, जयेश को कॉल किया तो अभी रिसीव ही नहीं कर रहा है। आ गया क्या? नो सर। चलो ठीक है, देखते हैं। वो एक्चुअली मैथ्स में भी नहीं आया। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि इस डिस्क की जो रेडियस है वह रेडियस L है। हमने मान लिया कि डिस्क की रेडियस कितनी है? L है। और यह ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है? यह मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से यह रोटेट कर रही है अलोंग O, सेंटर के अलोंग यह रोटेट कर रही है। और यह जो डिस्क है यह कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखना है, यह कंडक्टिंग डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर यह कंडक्टिंग डिस्क अगर इस तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से अगर ये मूव कर रही है तो उस सिचुएशन में इसमें प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग को ये देखना है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि इस कंडक्टिंग डिस्क के घूमने की, रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी यदि उसको एफ से डिनोट किया जाए, एफ मीन्स क्या है? इसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है। रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में या एफ टाइम मूव कर जाती है, वही इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे इस एफ में और ये ओमेगा में क्या रिलेशन होगा? तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ में ये रिलेशन होता है 2 पाई एफ। एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये ऑलरेडी पढ़े होंगे। एक्चुअली इसका ओरिजिनल फॉर्म ये रहता है, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये 11th में हम लोगों ने पढ़ा है।
एफ इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। तो यहां से देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एफ हो जाएगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि इस सर्कुलर डिस्क की जो एरिया है वह एरिया कितनी होगी। अगर इस एरिया को मैं ए से डिनोट करता हूं, हियर ए इज एरिया ऑफ डिस्क। अगर ए से मैं इस डिस्क की एरिया को रिप्रेजेंट करूं तो वो सिचुएशन में एरिया लिखी जा सकती है पाई एल स्क्वायर। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था कि फाई इक्वल टू कितना होता है बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए। इसको ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। इसमें थीटा क्या होगा, तो थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा क्या है, तो इस डिस्क के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे डिस्क का अगर हम बैक साइड का पोर्शन देखें तो बैक साइड का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, एरिया वेक्टर इस डिस्क के बैक साइड का परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर इनवर्ड ही है। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनमें थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तब यहां पे अगर मैं रख देता हूं cos 0 तो ये आपका मिल जाएगा b इंटू ए, ये हमें मिल गया 5 मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोगों को इसमें प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंस E इक्वल टू ईएमएफ माइनस डी फाई अपान में dt होता है। डी फाई अपान dt का मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और माइनस जो साइन है वह लेंज लॉ की वजह से आता है। तो यहाँ पे अगर मैं फाई की वैल्यू रख देता हूं तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, ये हमें मिल जाएगा बेटा। यहां से फाई इक्वल टू फाई के प्लेस पे बी इंटू ए हमने रख दिया, तो ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई ए बी ए। अब इसमें से बी तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो माइनस बी बाहर हो गया और ये हो जाएगा डी ए अपान में डी टी, डी ए अपान डी टी। डी ए अपान डी टी का मतलब क्या है, डी ए अपान डी टी का मतलब है चेंज इन एरिया। अब यहाँ पे डी ए अपान डी टी को क्या लिखा जा सकता है वो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। यहाँ पे डी ए अपान डी टी को, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, एरिया है, ए इक्वल टू एरिया है, और यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में यदि एफ टाइम ये मूव करता है, एफ टाइम मूव करता है, तो एक बार मूव करने में अगर एक बार ये रोटेट करती है तो कुल कितनी एरिया चलती है, ए चलती है। अगर एक बार रोटेट करती है तो ये एरिया ये कवर करती है, तो टोटल एरिया कितनी कवर करेगी पूरा एक सेकंड में, तो ए इंटू एफ हो जाएगा, ए इंटू एफ हो जाएगा। एक बार एक सेकंड में 1 बाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1 बाई टी। अब पूरा एक सेकंड में देखें तो ये कुल कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो ये इंटू एफ, यही हमारा डी ए अपान डी टी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं डी ए अपान डी टी इक्वल टू ए इंटू एफ के बराबर लिखा जा सकता है। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कितना चेंज हो रहा है, तो टोटल एक सेकंड में जितनी बार घूमे, एक सेकंड में जितनी बार घूमेगा उसमें इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी एरिया हो जाएगी, यही चेंज इन एरिया हो जाएगा। तो डी ए अपान डी टी के प्लेस पे हम लोग ए इंटू एफ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी ए एफ, ये हमें ई इक्वल टू मिल जाएगा बेटा। ई इक्वल टू मीन्स इसमें प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ माइनस बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की वजह से आप माइनस साइन लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा बी ए एफ,
ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं एफ के प्लेस पे, इस एफ के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख दें, एफ के प्लेस पे ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान 2 पाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और E इक्वल टू बी इंटू ए इंटू एफ के प्लेस पे ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई, या बी ए ओमेगा अपान में 2 पाई ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक और फॉर्म हो सकता है एरिया इक्वल टू, अगर इसकी रेडियस एल है तो एरिया इक्वल टू पाई एल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, पाई एल स्क्वायर। तो हम चाहें तो इस ए को भी चेंज कर सकते हैं, या E इक्वल टू बी ओमेगा अपान 2 पाई इंटू ए के प्लेस पे पाई एल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू हो जाएगा ये। तो बेटा ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं। E इक्वल टू, चाहे E इक्वल टू बी ए एफ लिखो, या E इक्वल टू बी ए ओमेगा अपान 2 पाई लिखो, या E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान में 2 लिखो। ये सारे ई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसी हमारी जरूरत होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है? सर वो डी ए बाई डी टी इक्वल टू ए एफ एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, डी ए अपान डी टी इक्वल टू ए एफ। देखो बेटा यहाँ पे अगर यह फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितनी बार मूव कर रही है, 1 सेकेंड में कितनी बार मूव कर रही है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, मतलब 1 सेकेंड में एफ टाइम मूव कर रही है, तो टोटल एरिया में कितना चेंज होगा बेटा, कुल कितनी एरिया चलेगी। अगर मान लो कि यह 1 बार मूव कर रही है, 1 बार मूव कर रही है तो एरिया कितनी है बेटा बोलो। 1 बार मूव कर रही है तो एरिया ये है क्या? यस सर। ठीक है, तो अगर 1 बार मूव कर रही है तो एरिया ये है। एफ बार मूव करेगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, एफ टाइम मूव करेगी तब कितना हो जाएगा टोटल एरिया, ए इंटू एफ हो जाएगा। यस। तो वही ए इंटू एफ, ए इंटू एफ को चेंज इन एरिया के, चेंज इन एरिया बोला जा रहा है कि एरिया में कुल कितनी चेंज हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म में देखें तो कुल एरिया में कुल कितना चेंज हुआ, तो एरिया में चेंज डी ए अपान डी टी इक्वल टू ए इंटू एफ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। एनर्जी कंसिडरेशन मतलब कि हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है कि कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है। तो मोशनल ईएमएफ ऑलरेडी हम लोगों ने कल देखा था। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या था, ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में एनर्जी कुल कितना प्रोड्यूस होती है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सेम जैसे कल मोशनल ईएमएफ में जैसा हम लोगों ने एक सिस्टम अरेंज किया था वैसे ही यहाँ भी ले लेते हैं। जैसे एक परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक यू शेप की कॉइल या यू शेप का रॉड को हम लोग शिफ्ट करेंगे।
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इसमें यू शेप की एक वायर को इस तरह से रखा गया है जिसका शेप यू शेप का है, और इस पर एक कंडक्टर को इस तरह से शिफ्ट किया गया है। यह एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की लेंथ जो है यह एल है, कंडक्टर की लेंथ एल है, और यह कंडक्टर v वेलोसिटी से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये मूव करता है। किधर भी मूव कर सकता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कहीं भी। मान लेते हैं कि यह लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट v वेलोसिटी से यह आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो कल ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, अगर मैं मानता हूं कि किसी इंस्टेंट पर यदि इस कंडक्टर की इस रॉड के इस वाली आर्म से डिस्टेंस यदि x हो और इसको यदि P Q R S के नाम से लिख दिया जाए, तो उस सिचुएशन में इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला EMF E इक्वल टू, कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, कितना होता है? तो मोशनल EMF हम लोगों ने देखा था यह -BLV के इक्वल होता है। यही पढ़ा था ना बेटा कल। मोशनल EMF जो इसमें होगा वह E इक्वल टू -BLV के इक्वल होगा। हाँ, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, कुछ नहीं, बस E इक्वल टू हो जाएगा BLV। माइनस साइन, नेगेटिव साइन जो है ये हट जाएगा। ये हमारा इसमें मोशनल EMF हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, कंडक्टर में कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर यहां से ये हम पता करें कि इसमें कुल कितना करंट है, करंट कितना इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो बाई ओम्स लॉ करंट I इक्वल टू क्या होता है बेटा, करंट I इक्वल टू E अपान में R, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। ओम्स लॉ से इसमें प्रोड्यूस होने वाला करंट E अपान में R, अगर E के प्लेस पे ये BLV ये रख दिया जाए तो कुल मिलाकर के ये बन जाएगा BLV अपान में R। यह इससे कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला करंट हमें मिल जाएगा। अब जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब ऑलरेडी इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, कैसे फाइंड करेंगे? इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट I प्रोड्यूस हो रहा है इसको, हाँ, फ्लेमिंग का राइट हैंड। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड में ये परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा जो थंब होगा वो होगा इस कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में। मतलब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आ गया है। मतलब इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जैसे ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है बेटा, उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है FB इक्वल टू, इसको हम लोग फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। ये ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी एक्सटर्नल फील्ड B में ले जाते हैं तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो ILB साइन थीटा के बराबर होता है। और ये ILB साइन थीटा, इसमें जो थीटा है वह थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट जो है डाउनवर्ड है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो थीटा मिल रहा है वह थीटा हमारा 90 डिग्री हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर FB फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये मिल जाएगा ILB। क्लियर है बेटा? इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा
आई एल हाँ, तो ये आपको मिल गया एफ बी इक्वल टू आई एल बी। अगर मैं यहां से आई की वैल्यू मैं इसमें ट्रांसफर कर देता हूं, ये आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू अगर मैं इसमें ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा देयरफॉर एफ बी इक्वल टू, इस आई के प्लेस पे लिख देते हैं बी एल वी अपान में आर इंटू एल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में आर। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या हमने लिखा है, यहाँ पे आई इक्वल टू हमने लिखा है बी एल वी अपान में आर। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में आर हमें मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लग रहा है। तो इसको हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें बताता है कि जो फोर फिंगर है या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए और मिडिल फिंगर को यदि करंट के डायरेक्शन में रखा जाए, तो जो हमारा थंब होगा वह थंब उस पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड परपेंडिकुलर है। तो मैंने करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कर दिया। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वह लगने वाला फोर्स किधर हो गया बेटा, तो परपेंडिकुलर किधर हो गया, राइट डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसमें फोर्स लग रहा है। क्लियर हो रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग एफ बी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ बी, इस पे लगने वाला फोर्स कंडक्टर पे इस डायरेक्शन में होगा, एफ बी। अब यहाँ पे बेटा ये हम लोगों को देखना है कि इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स इधर है, लेकिन इसमें अब कंडक्टर मतलब उधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस कंडक्टर को मुझे अगर इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन हमें इसको जो कंडक्टर है उसको मोशन कराना है। मोशन किधर कराना है, इस डायरेक्शन। देखो यहाँ पे भी हमने इधर लिया है, तो इस डायरेक्शन में अगर मोशन कराना है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडक्टर पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो अप्रोक्सीमेटली या मोस्टली एफ बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में लाने के लिए यहाँ पे एक एफ एक्सटर्नल जो यूज करना है, एफ एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा। वो मोस्टली किसके इक्वल होगा, तो एफ बी के बराबर होगा। ठीक है ना बेटा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो एफ बी के बराबर होगी। और यह जो लगभग इक्वल है किसके बराबर है, तो एफ बी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में आर के इक्वल है। ये हो गया आपका ई एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में आर। अब यहां पे बेटा हम लोगों को पावर, मैकेनिकल पावर अगर कैलकुलेट करनी है कि मैकेनिकल पावर क्या होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल पावर जिसको हम लोग पीएम से डिनोट करते हैं, तो मैकेनिकल पावर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इनटू में वेलोसिटी। मतलब इस पे कुल कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है और उस एक्सटर्नल फोर्स के ड्यू टू इसमें वेलोसिटी कितनी हो रही है, कि इस वेलोसिटी से ये कंडक्टर जो है मूव कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये होता है फोर्स एक्सटर्नल इनटू में वेलोसिटी। अब फोर्स एक्सटर्नल हमारा कितना है बेटा, ये है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में आर इंटू में वी। मीन्स ये हमें मिलने वाला है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में आर। ये मैकेनिकल पावर की वैल्यू हमें मिल गई बेटा, यही मैकेनिकल पावर है।
अब हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है क्या, कैलकुलेट करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुल कितना यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कुल कितना मिल रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी पी ऑफ ई, इसको हम लोग पीई से डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तब पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल टू होता है, ऑलरेडी हम लोग ये 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, या इसके पहले किसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होती है। आई स्क्वायर इंटू आर एनर्जी का जो फार्मूला है करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में, वो आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आई और आर की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो आई इक्वल टू कितना है बेटा, आई इक्वल टू ये हम लोग निकाल रखे हैं बी एल बी अपान में आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर है तो ये मिल जाएगा आपको बी एल वी अपान में आर का होल स्क्वायर इंटू में आर इक्वल टू ये मिल जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो अपान में आ जाएगा आर। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिला है वह मैकेनिकल पावर है, वह मैकेनिकल पावर है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। बी स्क्वायर एल स्क्वायर, हाँ बेटा हेलो, हाँ ये यही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर, या इलेक्ट्रिकल पावर बोल लो इसको, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में आर। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? सर अगर एक्सटर्नल फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेम हो जाएगी, हाँ तो सर वो मूव नहीं करेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अगर Yes, दोनों सेम होगा तो मूव नहीं करेगा, बट दोनों सेम नहीं है, मोस्टली सेम है, बट हल्का सा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा हल्का सा यानी कि लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होगा, लाइटली थोड़ा ज्यादा होगा, जिससे कि इसमें एक्सेलरेशन ना हो और यह मूव कर जाए, बस इतना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिया गया है। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग देखे हैं ना कि जब पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो किसी चार्ज को जब इनफाइनाइट से लेके आना रहता है तो उस चार्ज पे हम एक्सटर्नल फोर्स की उतना ही अप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ठीक क्या हो, अप्रोक्सीमेटली या मोस्टली इक्वल हो, लेकिन हल्का से ज्यादा होगा तो ही लेके आ पाएंगे। नहीं तो अगर एक्सटर्नल उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो उस पर फोर्स अगर बिल्कुल इक्वल लगाएंगे तब तो चार्ज वहीं के वहीं रह जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा कि उसमें एक्सेलरेशन मिल जाए। एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, इसको सिर्फ हमें मूव कराना है v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लगभग बराबर ही रहेगा, थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग इतना ही। ठीक है बेटा, तो ये हमारा, हाँ तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर का एक डेफिनेशन हमें मिल गया। इलेक्ट्रिकल पावर का एक एक्सप्रेशन मिल गया, P इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में आर। ठीक है बेटा, सर पोटेंशियल एनर्जी है ना, है हेलो सर वो तो पोटेंशियल एनर्जी है ना। हाँ पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों वही बात हो गई ना, मतलब क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, इसके मूव करने से जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है। ठीक है बेटा, वही है, यह जो कंडक्टर है यह इसमें मूव कर रहा है, मूव करने से जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है उसी को, उसका ये एक्सप्रेशन है P इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में आर। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट रहने देते हैं क्योंकि वो भी नहीं है, एक डेरिवेशन और हो सकता है, अभी तो 20 मिनट बाकी है, बाकी वो भी नहीं है, उसका ज्यादा छूट जाएगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन डाउट्स क्लियर कर दीजिए ना। Okay.